अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज हमारा खसूसी प्रोग्राम है हिज़्ब इख्तिलाफ की रहबर कमेटी के चेयरमैन सेनेट नामज़द हासिल बज़ेंजो साहब के साथ। बज़ेंजो साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अगर हम सर वील जस्ट स्टार्ट राइट ऑफ चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के साथ, सबसे पहला सवाल तो जनाब ये उठता है कि चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने का क्या बुनियादी मकसद यही है, इस हुकूमत को शायद दबाव में डालना, या हिज़्ब इख्तिलाफ एक नया एक रुख इख्तियार कर रही है? किस तरह देखते हैं आप? इसके मेरे ख्याल में एक दो रीज़न्स है जी। एक तो यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में जब हमारी ये डिस्कशन हुई तो ये अचानक नहीं हुआ। ये बात की इब्तिदा बेसिकली जब बिलावल साहब ने एक इफ्तार पार्टी की थी, आपको याद होगा, कमोवेश वहीं से शुरू हुई। तो उसमें क्योंकि पहले एक कोशिश हम लोगों ने की थी, आपको याद होगा कि हम एक अलायंस बनाना चाहते थे फ़ौरन इलेक्शन के बाद। जी हाँ। तो हमारी मरी में भी मीटिंग हुई, यहाँ भी मीटिंग्स हुई, मगर बात उस तरह बनी नहीं। फिर दूसरी ट्राई प्रेसिडेंट इलेक्शन पे हुआ, स्पीकर के इलेक्शन पे हुआ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे हुआ, मगर उस तरह हम इन दोनों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुई, पीपल्स पार्टी और नून को। 2-3 दफ़ा हम लोगों ने ट्राई की, मगर हम समझते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए। मगर हम इसमें लगे रहे, जो बाकी पार्टियां थी जिसमें नेशनल पार्टी, JUI, ANP। तो फाइनली हम इस बात पे पहुंच गए कि अपोजिशन को एक मुत्तहिदा रोल अदा करना चाहिए। ठीक। तो उसके लिए सिंबॉलिकली जो पॉसिबल चीज़ थी वो ये था कि भाई जो चेयरमैन सेनेट है वो इस वक्त हुकूमत क्लेम कर रहा है कि मेरा है, तो क्यों ना ये जो स्लॉट है इसको अपोजिशन अपना वापस न ले। जो अपोजिशन की राइट होती है, अपोजिशन आम अक्सरियत में है। बज़ेंजो साहब, यहाँ उसी में कथा कलामी माफ़ थी कि ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ा माशी मसला है, आवाम का मसला यह है कि जी उनको जो ज़िंदगी उनकी मुश्किल होती जा रही है, जो माशी सूरत हाल है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, आमदन कम हो रही है, और लोगों की तवक्को थी अपोजिशन से कि बजट में एक फोर्सफुली उनका मौक़िफ़ पेश किया जाता, उनका केस लड़ा जाता। वहाँ पर अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई। जैसे आपने पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री बताई कि यहाँ पे हम इकट्ठे नहीं, वहाँ नहीं इकट्ठे हुए। उनके लिए यह आपका इंतखाब कितना अहम होगा, क्योंकि ये उनके मसाइल तो शायद हल नहीं कर सकेगा। देखिए, अगर आप ये कहें कि सेनेट के इलेक्शन का पाकिस्तान के अवाम पे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेट का इलेक्शन एक इदारे का इलेक्शन होता है, इसका आप कहें कि अवामी मैंडेट से कोई ताल्लुक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेट का चेयरमैन मैं हूँ या संजरानी साहब हो या रज़ा रब्बानी हो, आप हो जाए, हम कहेंगे नहीं जी इसका अवाम पे असर पड़ेगा, अवाम पे इसका कोई असर नहीं पड़ना है। दूसरी बात ये कि देखें, हम तो हमारी कोशिश है कि अपोजिशन इकट्ठी हो, अपोजिशन एक प्रेशर डेवलप करे। अपोजिशन में दो राय हैं, एक राय है कि जिस हुकूमत को गिराया जाए पूरी तौर पे, और वो हम गिरा सकते हैं, जब भी चाहें गिरा सकते हैं, हुकूमत को गिरा सकते हैं आराम से। मगर ये है कि लेकिन आप बजट नहीं रुकवा सके, आप हुकूमत गिरा सकते हैं, या नियत नहीं थी बजट रुकवाने की? बजट रुकवा नहीं सके हम इसलिए कि उनको 6-7 आदमियों की अक्सरियत हासिल है, ठीक है ना, इसीलिए हम हुकूमत किसे गिरा सकते हैं? सर, हुकूमत गिराना मैं कहता हूँ इतना आसान है। कल आप डिसाइड कर लें कि जितने हम अपोजिशन के असम्बलियों के मेंबर हैं, आप रिज़ाइन करें, दूसरे दिन इलेक्शन होंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। मगर हम अपोजिशन जो है, हमारा मकसद इस वक्त हुकूमत गिराना खाली नहीं है, क्योंकि हमें भी अंदाज़ा है कि जिस किस्म के क्राइसिस आए हुए हैं, इकनॉमिकल क्राइसिस जिस तरह ये लाया है या आ गया है, तो चीज़ों को हमें भी संजीदगी से लेना होगा। और चाहिए ये था कि हुकूमत संजीदा होती। अब बदकिस्मती से अब हुकूमत कोई बात करने को तैयार नहीं है, उसको कोई बात करो आगे से कहेगा तुम चोर हो। उसको बोलो भाई फलाना काम है, आप मेहरबानी करके इसको गलत कर रहे हैं, आप इसको सही करो, कहते तुम चोर हो। भाई मैं चोर हूँ, मुझे मारो गोली, उस काम को तो ठीक करो ना। अब उधर से जो मुश्किल आ रही है वो हुकूमत की तरफ से आ रही है,
और अपोजिशन इंतहाई संजीदगी से चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रेशर को बढ़ाएंगे और हम कोई ऐसा क्राइसिस पैदा नहीं करेंगे कि जिसमें मुल्क का नुकसान। अच्छा, ये जो अपोजिशन की संजीदगी है बेज़ंजो साहब, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी एक मौके के तौर पे सेनेट चेयरमैन की तब्दीली नज़र आ रही है। वो शायद अब डेप्यूटी चेयरमैन के स्लॉट में अपने उम्मीदवार को नामजद करने की कोशिश करेंगे। उसमें राजा ज़फ़रुल हक साहब का नाम है। क्या इन रिपोर्ट्स में कोई भी वजन है? कोई बिल्कुल वजन नहीं, कोई वजन नहीं, क्योंकि मैं चेयरमैन तो आप देखें ना जी, वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें क्यास की जा सकती है ना। जी जी। अब राजा ज़फ़रुल हक मेरा डिप्टी चेयरमैन कैसे बन सकता है? ठीक, सोच ही नहीं सकते। देखिए ये सारे रूमर्स हैं, ये अब चलते रहेंगे जब तक ये मामला तय नहीं होता। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की अपनी कार्रवाई होगी रिटेलिएटरी कि जी मांडवीवाला साहब को हटाया जाए इसी चीज़ के जवाब में, उस हवाले से सर आपको नज़र आ रहा है कि कोई इम्कानात हैं? वो भी नहीं है। मुमकिन नहीं। देखिए अददी इतबार से वो इतने कम हैं कि आप किस तरह निकालेंगे। देखिए एक मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं जो चेयरमैन के लिए खड़ा हूँ ना जी, मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि नून ने, मुस्लिम लीग ने, जेजुआई ने और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने मुझे कैंडिडेट किया। पीपल्स पार्टी का आपने नाम नहीं पीपल्स पार्टी मैंने लिया? भूल गया। शायद शायद वो उनका कोई ऑब्जर्वेशन है आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर अब जो जिम्मेदारी है वो उन पार्टियों की, मेरी तो है नहीं। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो चाहे मांडीवाला का मामला हो या मेरा हो, देखिए जिन लोगों ने अपनी पार्टियों की जिम्मेदारी ली है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस तरह हर किसी को नहीं छोड़ेंगे आप जहाँ वोट देना चाहें दे दें। लेकिन बेज़ंजो साहब, आई एम सॉरी बाकर साहब को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यही सियासी जमातें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। संजरानी साहब नामजद हो गए, उसकी कुछ देर बाद जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू में कहा, उस इंटरव्यू का क्या बना दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। उनके अल्फाज थे ही वॉज नॉट बिहेविंग संजरानी साहब के मुतालिक, और फिर हमने ये फैसला किया कि उनको भी तब्दील करना चाहिए था। तो क्या सियासी जमातों का जो रवैया रहा है या कारकर्दगी रही है माजी में ज़िम्मेदार थी? और सर मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि अभी तो ये दोनों इकट्ठे हैं, जो वक्त के धारे ने इनको इकट्ठा कर दिया है। जैसे अभी आपने, हाँ, अब 6 महीने डाउन द रोड अगर ये फिर जुदा, अपनी राहें जुदा कर लेते हैं तो आप कहाँ खड़े होंगे? आपने तो इतना बड़ा स्टेप ले लिया। नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर वक्त हुई है। आप PNA से ले लें, आप MRD से ले लें, फिर आप ARD को ले लें, कि ये देखिए मसला जब मुशर्रफ आया तो हम तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो गई। यही नून भी थी, यही पीपल्स पार्टी भी थी, यही JUI भी थी, हम सब इकट्ठे रहे। मगर जब इक़्तिदार का मौका मिला हर कोई अलग हो गया। ये इस हमारी इस प्रोसेस में ये होता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारे, देखिए बड़ी बात ये है कि मेरी जो राय है कि हमें जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, हम उस प्रोसेस में अभी तक मैच्योर नहीं हुए। हमें जिस किस्म के रवैये की ज़रूरत है, उस रवैये की वाकई में कमी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कमी है, एक में नहीं, दो में नहीं, बल्कि सबका ये हाल है कि हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारे पास विजन की कमी होती है। जैसे इमरान खान की सारी बातें उसके गले पड़ी हुई है, वो जाओ बात करता है, मालूम हुआ कल उसने दूसरी की थी, न्यूटन। तो इसी तरह ये बेसिकली ये इमेच्योरिटी होती है, ये विजन की कमी होती है। जो वो तो कहता है कि लीडरशिप का ये कैरेक्टर है कि आप यूटर्न यार अब उसका क्या राज है? अगर आप पूरी पॉलिटिक्स की डिफिनेशन ही बदल दें तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? अच्छा, जब आपकी अभी आपने बताया कि अददी एतबार से अपोजिशन इस पोजीशन में है और बड़े कुछ कंफर्टेबल है, 67 शायद अपोजिशन के इस वक्त सेनेटर्स हैं, आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ कि जनाब ये सारे के सारे वोट करेंगे या तोड़ फोड़ होगी? वो जो मुझे आपकी तकरीर याद आ रही है, उसमें आपने एक मंडी लगने की बात भी की थी, तब फिर मंडी लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं, एक तो मंडी लगनी नहीं चाहिए और मंडी लगवाने वाले नहीं चाहिए या लगेगी नहीं इस दफा। देखिए ये तो उनके अमल से आगे जाएगा। हुकूमत में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ना। देखिए अभी बुजदार साहब ने भी कहा कि नहीं, वो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत जो बच जाएंगे
इमरान खान साहब भी यही बयान यार दे रहे हैं। हुकूमत तो फारिग है, हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, वो ऐसी बढ़ के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो पहलवानी वाली बात है। बिजंजू साहब उन पे तकिया करके ना बैठे। हाँ, बिजंजू साहब उन पे तकिया करके ना बैठे, देखिए मैं उन्होंने घर चला जाना चाहिए। संजरानी साहब, सॉरी संजरानी साहब, मैं कहता अगर उसने हुकूमत तो इमरान खान पे तकिया किया हुआ है तो फिर वो फारिग है। सर आपके मुताबिक मांडवीवाला साहब जो हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन की नशिस्त से वो नहीं हटेंगे और संजरानी साहब हट जाएंगे। अब वो रिजाइन करते हैं या वो इलेक्शन तक, लेकिन तब्दील होंगे यकीनन, डेफिनेटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। और सर अगर मैं वापस उसी सवाल पे अगर आपको ले जाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी सामने रखते हुए क्या आपको लग रहा है इस बार कंसिस्टेंट रहेगी, कंसिडरिंग उन पे कितनी ज़्यादा तनकीद हुई और तमाम सियासी जमातों की जानिब से हुई कि जी आप किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं, जमहूरी क़ुव्वतों के शाना बशाना आप नहीं खड़े हुए जब आपकी अशद ज़रूरत थी। इसमें मैं आपकी तकरीर के कुछ अल्फाज ऐड कर दूं। जब आपकी बड़ी संजरानी साहब का वो इलेक्शन हो गया तो आपने कहा कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं जीता है, आज बेनज़ीर भुट्टो नहीं जीती है, आज वो बालादस्त कुव्वतें जीती हैं। तो अब जबकि उन्होंने आप पे एतमाद कर दिया, आपको कैंडिडेट बना दिया, अभी हम आपसे ये भी पूछते हैं कि आपका इंतखाब इस मतलब आपको नॉमिनेशन किस तरह से हुई, लेकिन वो बाद में हम पूछते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ माजी में किया, पिछले अभी 1 साल पहले की बात है, उसका कुफारा अदा हो गया है आपके ऊपर एतमाद करने से? यार आप दोनों लगता है मेरे वोट खराब करने आए हो मगर ये है कि मैं बिल्कुल इस बात को मैं 1 मिनट के लिए भी ये नहीं करूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छा काम किया और पीपल्स पार्टी ने ज़्यादती की। मैं तो इतना कहूँगा और मैंने कहा है इसको बल्ले पहले भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब भी इस जगह के लिए हमारे पास जो मौजूद आदमी था वो रज़ा रब्बानी था। अगर उसको पीपल्स पार्टी मान जाती और रज़ा आ जाता तो आज ये सारा झमेला ही नहीं होता। एंड ही वाज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। बल्कि मैं अपने आप को भी उस लिहाज से इस पोस्ट पे क्वालिफाई भी नहीं समझता। हमने और असद ने कल रात शो में भी यही बात की कि ये सारा क्राइसिस अवर्ट हो सकता था अगर उस वक्त रज़ा रब्बानी पे कंसेंसस हो जाता। और रज़ा रब्बानी के लिए सारी लॉबिंग मैंने की। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी मुस्लिम लीग में जो लड़ाई थी वो रज़ा भाई के लिए मैंने लड़ी। तो ये रिजर्वेशन क्यों जनाब, जब रज़ा रब्बानी साहब का इतना तजर्बा था और आइन पे भी उनकी इतनी गहरी नज़र, 18वीं तरमीम में भी सब जानते हैं उनका कितना बड़ा किरदार था। सर वो पीपल्स पार्टी वालों का आपस का इशू था, क्योंकि मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता, उनका अपना इशू था। क्या बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने विजन की बात की और बसीरत की बात की, बहैसियत चेयरमैन सेनेट क्या आपको नज़र आता है वो तामीरी इक़दामात लिए जा सकते हैं जिससे बतौर ऐवान वाला इसको फिर से रेलेवेंट किया जा सकता है, और कानून साजी के हवाले से अगर कोई बड़े बड़े लॉज पे या लेजिस्लेशन पे आपकी नज़र हो? देखिए मैंने आपको पहले बोला कि मैं बुनियादी तौर पे लायर नहीं हूँ। ठीक है, एक बेसिक डिफेक्ट है मेरे यहाँ चेयरमैन बनने पे कि आई एम नॉट अ लायर। मगर मैं समझता हूँ कि हाउस में जो लोग मौजूद हैं हम कोशिश करें कि वो लॉज जो अभी तक आए नहीं हैं या पड़े हुए हैं, काफ़ी हमारी कानून साजी पड़ी हुई है और इस पूरे 1 साल में कानून साजी की तरफ हम लोग गए नहीं, बिल्कुल नहीं गए। तो पहली तो प्रायोरिटी ये होगी कि हम जो बिल्स हैं, जो मोशंस हैं, उनको हम पहले टेकअप करें। फिर नई चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी पड़ेंगी, कौन से लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो सेकंड प्रायोरिटी होगी, क्योंकि चेयरमैन सेनेट तो यही कर सकता है, बाकी क्या कर सकता है। आप अब कहते हैं अवाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अवाम पे गरीब को पता ही नहीं है कौन चेयरमैन बनाए कौन नहीं बनाए, उनको तो मैं और संजरानी का पता ही नहीं होगा। तो पहली ज़ाहिर प्रायोरिटी हमारी यही होगी विद हेल्प ऑफ द मेंबर्स। लेकिन इसका यह है कि आपका वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई के साथ कैसा रहेगा, गिवन के आपको लाया जा रहा है कि पीटीआई को एक तरह से नीचा किया जाए और ये आपकी जो अददी बरतरी है
हिज़्ब इख्तिलाफ की, उसको असर्ट करने के लिए आपको लाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आप एक वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई से डेवलप कर सकेंगे ना? दोनों जो ईवान है उन्होंने मिल के काम करना है अगर लेजिस्लेशन होनी है। देखिए, मेरे लिए मुश्किल जो है पीटीआई में जो मेंबरान है वो नहीं होंगे। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ, हम काफ़ी अरसे से एक साथ पार्टी पॉलिसी काम कर रहे हैं। मगर जो मुश्किल होती है अक्सर, जो मेरे ख्याल में पिछले चेयरमैन को भी हुआ, गरीब को, हालांकि बहुत वो हम्बल आदमी थे, वो मुश्किल होती है वो पीटीआई की मिनिस्ट्री से। उसके वज़रा जो आते हैं ना, वो इतनी मुश्किल पूरे हाउस के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। मतलब इवन संजरानी को किसको बाहर करना पड़ा, वो फवाद चौधरी को, और दूसरे मिनिस्टर भी उसके काज करते रहे। वो गरीब क्या करता? क्या उनके तौर तरीके बहुत ज़्यादा जराना होते हैं, अग्रेसिव होते हैं? सर देखिए, एक हाउस होता है, अब आप चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे बैठे हैं, आगे से मिनिस्टर बोलता है मैं आपके रोलिंग को नहीं मानता हूं, तो आप क्या करेंगे? मतलब इस हद तक जाते हैं लोग ना, जो आमतौर पे दुनिया पे जो रूलिंग होती है स्पीकर की, नेशनल असेंबली के स्पीकर की, या सूबाई असेंबली के स्पीकर की, या सेनेट की, उसको तो कोई हुकूमत चैलेंज नहीं करता। तो पीटीआई वाले बादशाह लोग हैं, वो स्पीकर की रूलिंग को भी चैलेंज कर देते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा अगर आप मुंतखब हो जाते हैं? आप क्या समझते हैं कि आपने एक सोचा तो होगा कि मैं जब वो इतना बड़ा ओहदा संभालूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ईवान के अंदर क्या होगी? देखिए, ईवान में जो मुश्किल होगी, जो मैंने आपने भी खुद जिक्र किया कि वो पीटीआई और ये सारे, हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू हैंडल पीटीआई, अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा बैलेंस विद अपोजिशन। क्योंकि इसमें मुश्किल इसलिए आती है, देखिए जो पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी अलायंस के साथ, वो मिनॉरिटी में थे, मगर कभी कोई झगड़ा, कोई क्लैश नहीं हुआ, और 90% कानून साजी हुई। सिर्फ एक कानून साजी को छोड़ के, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ, उसको छोड़ के एक भी बिल, एक मोशन, एक चीज भी नहीं रुका, स्मूथली चलता रहा। मगर अब 1 साल हो गया है, अब कोई चीज चल ही नहीं रहा है। तो बड़ा इशू तो ये होगा ना कि हाउ टू रन द हाउस। अगर बिल पास नहीं होते, मोशंस नहीं आते, अच्छा, डिस्कशन नहीं होती। वहाँ से ज़रा हट के, आपने हमारे कॉलीग के इंटरव्यू में बहुत दिलचस्प बात की थी कि इस इंतखाब से बलूचिस्तान की जो एक एहसास महरूमी है वो कम नहीं होने वाली। उस पर सर अगर आप ज़रा एलैबोरेट करना चाहें। देखिए सर, ये तो मैं बिल्कुल इस बात को इस तरह कहूँगा, मेरा जी चाहता कि मैं इसको ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं नहीं करता। देखिए, ये बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती करते हैं। ये जो सिंबॉलिक ओहदे उठा के दे देते हैं, नहीं, सिंबॉलिक ओहदों के बाद वो कहते हैं कि अरे ये ओहदा नहीं मेरा, बलूचिस्तान में बड़ी मायूसी फैलेगी, या बलूचिस्तान के वो एहसास में महरूमी बढ़ेगी। सिर्फ ये बिल्कुल वो ब्लैकमेलिंग टाइप के अल्फाज में इनको समझता हूँ, क्योंकि किसी ओहदे से अगर बलूचिस्तान के मसाइल हल होते तो ज़फ़रुल्लाह जमाली सारे मसाइल हल करता, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। फारूक लगारी बलोचों के सारे मसाइल हल करता, वो बलोच था। देखिए, ये ओहदे किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को चेयरमैन सेनेट बना दिया, और ये कह के कि जी इससे बलूचिस्तान की पसमानदगी ख़त्म होगी या बलूचिस्तान की महरूमी ख़त्म होगी। देखिए, ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ खुद एक ज्यादती है। ऐसी चीज़ों से बलूचिस्तान के लोगों को सरोकार नहीं है, बलूचिस्तान के गरीबों को पता नहीं है कि मैं उस संजरानी में से कौन चेयरमैन हुआ है, कौन नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ नुमाइंदगी के हवाले से सर, चाहे आप जुनेजो साहब को देख लें, जमाली साहब को देख लें, फारूक लगारी साहब को देख लें, जो एक तसलसल है कि सबसे बड़े सूबे से ही वज़ीर आज़म चुना जाए, क्या रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये ठीक नहीं है कि बलूचिस्तान से हो या सिंध से हो? या वो अलग बात है ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर समथिंग एल्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मानी रखता है। ठीक है, जो अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना ले तो आई कैन डू समथिंग फॉर बलूचिस्तान। बट सर आप क्या कर सकते हैं? चले उसी पे, बट उस पर आएंगे सर। बट ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में सर, प्रेसिडेंसी के बाद चेयरमैन सेनेट भी बहुत आला होता है।
मुझे प्रेसिडेंट बना दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना लेना, मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं। सर हम एज्यूम कर लें कि आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, आप बताएं कि आप क्या तब्दीली ला सकेंगे बलूचिस्तान के लिए और किस तरह लाएंगे। मैं अभी तक तो इतना हम देखें, इतने फंड्स दिए गए बलूचिस्तान को, चाहे सिंबॉलिक हैं, ओहदे भी दिए गए ताकि उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तब्दीली नहीं आ रही वहाँ पर। वहाँ वही देखिए, तब्दीली इसीलिए नहीं आ रही है और तब्दीली आएगी भी नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि बलूचिस्तान आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बलूचिस्तान को बड़े पैमाने पे उसका फेडरल पीएसडीपी बढ़ा दें। ये जो फेडरल पीएसडीपी और उसकी अपनी कलेक्शंस हैं, इनको इकट्ठा करके आप बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट अगले 50 साल तक नहीं होगी। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि हर बच्चा और बच्ची को स्कूल जाने के लिए वी नीड 25,000 प्राइमरी स्कूल्स, 25,000 स्कूल सब चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि जब 25,000 स्कूल के पैसे कहाँ से आएंगे, उनका अखराजात कितने होंगे, उनको कैसे चलाया जाएगा। ये जो फंड आ रहा है बलूचिस्तान में, इनसे जो तरक्की का रफ्तार है वो इसी रफ्तार से जाएगा जिस पे जा रहा है। इट नीड 50 ईयर्स टू डेवलप बलूचिस्तान विद दिस। दूसरा ऑप्शन बलूचिस्तान का जो मैं समझता हूँ है वो कि हम बलूचिस्तान के मिनरल्स को डेवलप करते, जैसे रेकोडिक हुआ, सेंदक हुआ, दुदर हुआ, दूसरे साइट्स हैं। इनको अगर हम डेवलप कर लें तो फिर शायद बलूचिस्तान को आप लोग किसकी, इस्लामाबाद की या पीएसडीपी की ज़रूरत ही न पड़े। मगर जब तक वो बुनियादी काम नहीं करेंगे तो आपको बलूचिस्तान को एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस देना होगा। मैं कहता कि अगर मुझे आप वज़ीर-ए-आज़म बनाते तो मैं पीएनडी को ज़्यादा मजबूर करता कि वहाँ कुछ पैसे और भी दे। मगर जब तक इतने बड़े पैमाने पे फंड्स आप नहीं करेंगे तो वहाँ डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, अब भी नहीं हुई है। मसला मैं पूछता हूँ, आपकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत, वो आपकी हुकूमत हो, जितना फंड होगा उतना ही आप डेवलपमेंट कर सकेंगे। वो बुनियादी तौर पे वो फंड अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जी इन ओहदों पे बलूचिस्तान के लोगों को जो है ना बहलाया नहीं जा सकता। जो एक बलोच क़यादत पे एक तनकीद की जाती है और उसका भी ताल्लुक़ है इसी जो आपने अभी डेवलपमेंट का सिलसिला सुनाया, और नेशनल पार्टी के डॉक्टर साहब की इस हवाले से तारीफ़ हुई थी कि वो किस तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे, और वो यही है कि लीडरशिप होती है सरदारों की, उनको बतौर एक नुमाइंदा समझा जाता है और मरकज़ में उनकी बात मानी जाती है, फ़ंड्स भी उनके ज़रिए चैनल होते हैं। मुतवस्सित तबके को शायद उतनी अहमियत नहीं दी जाती बलूचिस्तान में जितनी दी जानी चाहिए, और अगली नस्ल को इनकरेज किया जाना चाहिए। उस पर जनाब क्या समझते हैं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मैं ये बात, मेरे ख्याल में मुझे कोई 20-25 साल हो गए, पहले नेशनल असम्बली में था, फिर नेशनल असम्बली था, फिर सेनेट में आया। हम हाथ जोड़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि यार 3 इलेक्शन हमें इंडिपेंडेंट करने दो, फिर अगर सरदार जीते मैं जिम्मेवार उनका। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये लोग पिछले 50 साल से इस मुल्क के साथ यही कर रहे हैं। इस वक्त जो टीम बाप की है, अयूब खान के ज़माने में इनके 4 फादर्स थे, फिर भुट्टो साहब के साथ यही लोग थे, फिर जनरल ज़िया-उल-हक के साथ यही लोग थे, फिर बेनज़ीर के साथ यही लोग थे, फिर नवाज शरीफ के साथ यही लोग थे, फिर बेनज़ीर के और नवाज शरीफ के साथ यही लोग थे, मुशर्रफ के साथ यही थे, आज इमरान खान के साथ यही। क्योंकि एक ब्रैकेटेड लोग हैं, उनको आप पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं। वो कौन है? वो सारे सरदार हैं। हमारे सरदार यहाँ आके सीना टोक के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के वहाँ जाके आम आदमी को एक्सप्लॉइट करता है, और उसकी जिम्मेदार जो है वो इस्लामाबाद है। अगर वो आम आदमी को इंडिपेंडेंटली वोट करने दे, 3 इलेक्शन आप करा के देख लें, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल जाएगी।
और बलूचिस्तान का जो ये शक्ल है ना, ये भी बदल जाएगा। अच्छा जी, अगर हम जनरली फिर बलूचिस्तान से ज़रा बाहर पाकिस्तान लैंडस्केप की पूरी बात करें तो जमहूरियत को ख़तरों की बात होती है। ये एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, आपकी नज़र में और ख़तरात होंगे, इनकी नज़र में और है, मैं और एक व्यू रखता हूँ। लेकिन आप अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव बताएं, क्योंकि आप हाउस ऑफ फेडरेशन को अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो चेयर करेंगे। आप क्या वो समझते हैं कि वो क्या ख़तरात हैं पाकिस्तान की जमहूरियत को, पार्लियामान को, जिनके अगेंस्ट उसको पार्लियामान को सेफगार्ड करना है आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरियत को ख़तरात हैं या नहीं है, मगर हम सब ने मिलके पाकिस्तान को इस हाल पे तो पहुंचाया है, इस पे दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। आप उसको जमहूरियत कहें, आपको दूसरी बात कहें, बात यह है कि अभी तक इस रियासत में ये तय ही नहीं हुआ है कि इसको किसको चलाना है। आया फौज को चलाना है इसे, आया पार्लियामेंट को चलाना है, ये बात तय नहीं हुई है। आपने जिनको आइडियलाइज करते हैं रजा रब्बानी साहब, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात की थी। आप क्या एज चेयरमैन सेनेट अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो उसको परसू करेंगे? मैं तो बगैर चेयरमैन के भी इस डायलॉग की बात करता हूं। हम पहले से इस डायलॉग की बात कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूं कि अगर देखिए अभी जो सूरत हाल है, अभी की जो सूरत हाल है मुल्क में, अगर इन दोनों में चीज़ें तय नहीं हुई, आपकी चीज़ें जितनी ख़राब हो गई हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है, मगर जितनी आगे जाके ख़राब होंगी, फिर न फौज इसको संभाल पाएगी न पार्लियामेंट संभाल पाएगी इसको। बहुत मुश्किल सूरत है अगर हमने अब इन चीज़ों को तय करना शुरू नहीं किया जैसे दुनिया में होती। अच्छा बिजंजो साहब, क्योंकि बात अब कुछ मैक्रो हो रही है और नेशनल पार्टी की भी कर लें, तो इधर तस्वीरें हैं हो ची मिन की, माओ की, लेनिन की, कार्ल मार्क्स भी। तो चलें, अगर सिर्फ लेनिन का भी एग्जाम्पल ले लें, मंशूर के हवाले से सर, ये कुछ सख्त सोच या ज़्यादा कम्युनिस्ट सोच रखने वाली कुछ आइडियोलॉजीज़ नहीं हैं, वो क्या पाकिस्तान में ट्रांसलेट हो सकती हैं? सर, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि आज मुझे बड़ी हंसी आती है हमारी लीडरशिप पे। बार कहता हूँ कि काफ़ी इमेच्योरिटी है, तो हम पाकिस्तान को चाइना मॉडल पे ले जाएंगे। अच्छा, हम पाकिस्तान में वही करेंगे जो चाइना कर रहा है। मैंने कहा भाई, चाइना के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए, एक कम्युनिज्म चाहिए, पूरे एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, वो आपके कहने से नहीं होता। मैं बिल्कुल आज भी बिलीव करता हूँ कि जो सोशलिस्ट इकॉनमी है वो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया को अल्टीमेटली ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हैव और हैव नॉट का गैप जिस तरह बढ़ रहा है दुनिया में, वो इतनी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है कि 100 आदमी जो है पूरी दुनिया की वेल्थ को लेके बैठे हुए हैं और अरबों लोग जो है भूखे मर रहे हैं। ये इशू दुनिया में अब आएगा। यही बात चाहे वो लेनिन था या कार्ल मार्क्स था, उन्होंने यही बात की थी। लेकिन सर, इन अशखास के साथ जो एक साथ साथ में चलती है बुनियादी हकूक़ को कुचलना, टोटलिटेरियन स्टेट का, वो साथ साथ नहीं आता है एक कम्युनिस्ट वन पार्टी स्टेट के साथ? यार देखिए, बात सुने, मैं उसकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी सिस्टम की आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में बड़ी जमहूरियत है ना। आप मुझे बताएं अमेरिका में आम आदमी का क्या हाल है? $1500 एक आदमी का मंथली है, जो पूरी जिंदगी कर्जें अदा करते करते उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। उसके मुकाबले में आप चाइना में जाएं, आप मॉस्को में जाएं, आपको चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। चलिए, चाइना से तो ज़रा हट के, चाइना से ही रिलेटेड है कि आपकी जो पार्टी की पोजीशन क्या है सीपेक के ऊपर, क्योंकि आप बलूचिस्तान के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, और किस हद तक प्रोग्रेस कर चुका है सीपेक? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की, उसको एक प्रोजेक्ट किया गया कि तुम्हारे जितने भी मसाइल हैं उनका मदावा सीपेक है। अभी अगर जो इतनी गर्मजोशी नहीं रही, लेकिन फिर भी आपकी क्या असेसमेंट है इस पर? देखिए, मेरी जो राय है कि सीपेक का आइडिया बहुत अच्छा है, इसको आगे जाना चाहिए।
इस पे जो बातें हुई हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए। मगर अभी तक बलूचिस्तान में सीपेक का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बलूचिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो हम पॉइंट आउट कर सकें कि ये सीपेक में है। एक रोड्स तो बनी है मेरे ख्याल में, मैंने देखी GTA में पिक्चर दिखाई गई कि उसमें सीपेक फलां जगह से रोड, फलां जगह से नहीं। अब पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट होता है तो वो सीपेक नहीं है ना। हमारे यहाँ इस वक्त जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ये वेस्ट में एक रोड है 16 किलोमीटर का, जो पोर्ट को आपके जो नेशनल हाईवे ग्वादर का उससे कनेक्ट करता है। दिस इज द मेजर इन्वेस्टमेंट इन बलूचिस्तान, बाकी वहाँ कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर अभी वापस आपके इलेक्शन पे अगर आ जाएं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वो चलती रहती है कि आपको ही क्यों, मतलब आपके अलायंस ने इस वक्त चुना है, जबकि दीगर लोग भी होंगे कंटेस्ट में, और आपके इस इंतखाब से पहले काफ़ी ज़्यादा ये एक स्पेकुलेशन हो रही थी कि अपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी मतलब इस पे जोर लगाएंगी सब के सब कि जी हमारा बंदा पहुँचे, JUIF भी करेगी, बाकी लोग भी करेंगे, लेकिन आपका कुरा किस तरह निकला? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा ना, खुशी हुई, मतलब ये कि ये बात यह कि देखिए इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, मगर उनकी लेकिन जो स्टोरी है थोड़ी बहुत वो तो बता देना कि किस तरह से मतलब PMLN ने, आप क्योंकि हर दफा अपने इंटरव्यूज में मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी पार्टी का मेरा जो ताल्लुक है वो इत्तेफाक इस तरह है कि जब नून कामयाब हुई है, मैं भी कामयाब हुआ, हम दोनों अपोजिशन में चलते रहे हैं। इत्तेफाक से 90 में हम अपोजिशन में थे, हुकूमत में थे, फिर 93 में हम अपोजिशन में, इत्तेफाक हम वो जो पार्लियामेंट में किसके साथ खड़े थे, नून के साथ। फिर इस तरह करके करके मेरा जो नून का एक ताल्लुक इस किस्म का बनता है, जो इत्तेफाकिया आप कहें या कहें, जैसे नवाज शरीफ पे केस हुआ, वी हैव स्टैंड विद नवाज शरीफ, हम उसके साथ खड़े रहे। तो इसके बाद भी जो वाक़यात होते रहे और पार्टी हैव स्टैंड विद नवाज शरीफ, क्योंकि हम हम एक तो थोड़ा सा बलोच भी तो है ना, तो ये होता था कि यार इस आदमी को तकलीफ हो रही है, अब मैं इसको कैसे जोड़ूं। तो मतलब आप अपने आप को एज PMLN कैंडिडेट ज़्यादा समझते हैं ना कि नेशनल पार्टी का कैंडिडेट? नहीं, आदमी में किसका हूँ, नेशनल पार्टी का, मैं कैंडिडेट अपोजिशन का हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बाद में शुक्रिया तो हम नवाज शरीफ साहब का अदा करते हैं। मैं दोनों का करता हूँ, मैं जरदारी साहब का भी कर रहा हूँ, मैं उसका भी कर रहा हूँ, और कल अगर जरदारी साहब हाउस आएंगे तो मैं जाऊँगा, उसका शुक्रिया अदा करूँगा, मैं मौलाना के पास, फौज रहमान के पास जाऊँगा, मैं इसफंदार के पास जाऊँगा, मैं शेरपाव के पास जाऊँगा। आई विल गो फॉर टू। जमात इस्लामी इस कंसेंसस का हिस्सा है या नहीं है? देखिए अभी तक जमात इस्लामी से बाकी लोगों की तो बात नहीं हुई, मगर मेरे और जमात इस्लामी के ख़यालात में सख्त इख्तलाफात है, मगर आपस में दोस्ती है, वो मुझे वोट करेंगे, आई एम श्योर। जी बिज़ांजू साहब, इसी हवाले से मेरे ख्याल से अब्बास नासिर साहब का कॉलम था जिसमें उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के कुछ किस्सों का भी बताया था IJT के साथ। वो क्या एग्जैक्टली सर इंसिडेंट था? सर वो ये था कि उस ज़माने में एक परेशानी ये थी कि कराची यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी, जो उस वक्त की फौजी हुकूमत थी या ताकत थी, तो उनको हर सूरत में यूनियन बैन करने थे। ये तो लंबी डिस्कशन है, कभी आप कर लें तो कर लेंगे। तो वहाँ ये हुआ कि जमात इस्लामी वालों ने हम पे गोलियाँ चलाई, मुझे गोली लगी, और हम इस वक्त MRD के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसका जिक्र जो है, क्योंकि अब्बास भाई उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में थे, उसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है। सर गोइंग बैक टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो अक्सर कहा जाता है कि ये जमात पंजाब तक महदूद होती है, उसकी सोच भी पंजाब तक महदूद होती है, बलूचिस्तान के लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए
हालांकि हमेशा लिप सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रही है, उसके मंशूर का भी हिस्सा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड उस तरह कारकर्दगी नहीं देखने को मिली। इसमें जनाब कितनी हकीकत आप देखते हैं? सर देखिए, दो आप अलग बातें कर रहे हैं। एक तो आप बात कर रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून पंजाब की, मुझे एक चीज़ लग रही है जो आहिस्ता डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान बेस्ड पार्टियां आहिस्ता कम होती जा रही। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जो इमरान खान की पार्टी है वो अभी तक पार्टी के क्राइटेरिया तक पहुंचा नहीं है। उसको अभी तो बहुत वक्त चाहिए कि वाकई में वो पार्टी बन जाए, जो उसके क्राइटेरिया पहुंचा नहीं है। बाकी देखिए, ये मुश्किल है कि जो पीपल्स पार्टी थी वो भी बड़ी हद तक अब सिंध तक महदूद हो गई है। इसी तरह नून जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, पंजाब में महदूद होती जा रही है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा का मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो लोकल वो प्रोविंशियल लेवल की जो पार्टीज़ हैं उनकी ज़्यादा अहमियत चली जाएगी, एंड दिस इज़ नॉट गुड थिंग। इसका जिम्मेदार कौन है? जल्दी से, क्योंकि हम वाइंड अप भी करने लगे हैं। तो देखिए, इसमें लंबी डिस्कशन है। कोई के लेमैन को समझाना हो कि जिसका नहीं, लेमैन को इसीलिए कि ये जो आपके बार बार के मार्शल लॉज, पॉलिटिकल लीडरशिप का एलिमिनेट होना, पॉलिटिकल वर्कर का एलिमिनेट होना, इसकी तरफ से, इसकी वजह से ये सोच ज़्यादा आई है। फिर वो नहीं है, फिर सेक्टेरियन है, फलाना है, फलाना है, तो काफ़ी लंबा काम है। हासिल बज़ेंजो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। बहुत बहुत मेहरबानी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़।